तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, प्रूफ करेंगे राइट एंगल ट्राइंगल से। साइन आई इक्वल टू बी सी बाई ए सी हो गया, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। उसी तरह डीसीए को प्रूफ कर लेंगे इस ट्राइंगल में। साइन एंगल डीसीए, ये वाला डीसीए साइन आर के बराबर है। तो इसका परपेंडिकुलर यहाँ है वी टू टी, और हाइपोटेनस ये है, तो ए डी बाई ए सी हो गया, ए डी बाई ए सी। चलो अब देख लेते हैं क्या करना। साइन आई बाई साइन आर दोनों का रेशियो ले लो, ये रेशियो ले लो। तो ये तुम्हारा बी सी बाई ए डी बचेगा, ए सी कैंसिल हो जा रहा है। तो ए बी सी बाई ए डी बच रहा है। बी सी क्या था, वी वन टी। ए डी था वी टू टी। तुम्हारा टी टाइम कैंसिल, सेम टाइम के लिए ट्रैवल कर रहा था। तो वी वन बाई वी टू आ रहा है, रेशियो ऑफ वेलोसिटीज इन रेयरर मीडियम एंड डेंसर मीडियम। ये हम लोग जानते हैं कि रेशियो ऑफ वेलोसिटीज ही क्या कहलाता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहलाता है। दोनों मीडियम की वेलोसिटीज को अगर डिवाइड की जाए, रेशियो लिया जाए, तो ये जो वैल्यू रेशियो आती है वो क्या होती है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होती है ना। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज द रेशियो ऑफ वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वन मीडियम, रेयरर मीडियम टू डेंसर मीडियम, और डेंसर टू रेयरर, दोनों हो सकता है। तो वही है, ये क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम है। सेकंड मीडियम डेंसर मीडियम जो था, विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम वन, ऊपर जो होता है उसके रिस्पेक्ट में लेते हैं, और एक्चुअल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका लिखते हैं हम लोग, नीचे वाले का, टू का। दिस इज स्नेल्स लॉ जो हम लोग पढ़े थे रिफ्रैक्शन में, वही यहाँ पे बहुत सिंपल सा प्रूफ है। एंगल सिंपल ट्राइंगल ले लेना है, और उसमें साइन आई निकाल लेना है, इसमें साइन आर निकाल लेना है, दोनों को डिवाइड करेंगे तो ये वी वन बाई वी टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बराबर होता है। हो गया स्नेल्स लॉ प्रूफ। सिंपल सा प्रूफ है एकदम। अब इस पे क्वेश्चंस है, प्रैक्टिस बहुत जरूरी है इस पे करना। जैसे कि ये क्वेश्चन क्या कर रहा है, मोनोक्रोमेटिक लाइट कहते हैं, सिंगल लाइट को कहते हैं, सिंगल कलर ऑफ लाइट। क्योंकि एक्चुअल में जो व्हाइट लाइट होता है उसमें सेवन कलर्स होते हैं। तो मोनोक्रोमेटिक कहा गया कि रेड कलर है सिर्फ, उसमें मिक्स नहीं है कलर। क्या है, सिर्फ रेड कलर अपने वेवलेंथ से ट्रैवल कर रहा है, या फिर येलो कलर ट्रैवल कर रहा है, कोई पर्टिकुलर सिंगल कलर ट्रैवल करेगा, तो मोनोक्रोमेटिक कहते हैं उसको। लैम्डा उसकी दी हुई है, इंसिडेंट फ्रॉम एयर से हो रहा है ग्लास पे। व्हाट इज द वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी एंड स्पीड ऑफ रिफ्रैक्टेड एंगल, रिफ्लेक्शन एंगल बताना है, और इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखी है। गिवन पहले लिख लेते हैं हम लोग, तब समझ में आता है क्या किया जाए। पहले गिवन लिखा, वेवलेंथ, स्पीड मालूम, और क्या दिया हुआ है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है। तो वेवलेंथ और स्पीड से फ्रीक्वेंसी निकल जाती है, फ्रीक्वेंसी निकाल लेंगे, और ये दे रखा है तुम्हारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो बस इसके आगे का काम देखो क्या होगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का हम लोग फॉर्मूला जानते हैं क्या होता है, यहाँ लिखा हुआ भी है ये वाला। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इक्वल टू सी बाई वी, है ना। अगर गिलास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है हम लोगों को, तो वो क्या होता है, स्पीड इन वैक्यूम बाई गिलास की स्पीड नीचे लेते हैं हम लोग। अभी हम लोग क्या पढ़े थे, ध्यान दो इस बात पे। म्यू टू विथ रिस्पेक्ट टू वन, तो टू का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चाहिए अगर, तो हम लोग क्या करते हैं, टू की वेलोसिटी को नीचे रखते हैं, और जिसके रिस्पेक्ट में होता है उसकी वेलोसिटी को ऊपर रखते हैं। ठीक है, नीचे नीचे और ऊपर ऊपर बताए थे कि नीचे वाला नीचे रहेगा, ऊपर वाला ऊपर रहेगा। तो वही बात है, टू नीचे है, वन ऊपर है। तो हम लोग यहाँ पे गिलास की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर निकालेंगे, तो गिलास की वेलोसिटी नीचे लेंगे। किसके रेस्पेक्ट में है, तो यहाँ कुछ भी नहीं लिखा है, मतलब वैक्यूम के रेस्पेक्ट में है, एयर के रेस्पेक्ट में है, जब कुछ नहीं लिखा है। तो यहाँ पे एयर की वेलोसिटी लाइट की कितनी होती है, 3 × 10⁻8 होती है। तो वही चीज है, वहां पे एयर नहीं लिखा जाता है जनरली। तो स्पीड ऑफ लाइट यहाँ पे सी हो गया, और इसका गिलास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसको अब चेंज कर लिए, ये यहाँ चला गया वेलोसिटी, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहाँ चला आया। तो 3 × 10⁻8 1.5 दे रखा था, गिलास में स्पीड आ गई, गिलास की स्पीड आ गई। गिलास के अंदर लाइट की स्पीड कितनी है, वेवलेंथ ऑफ रिफ्रैक्टेड लाइट, लैम्डा इक्वल टू वेलोसिटी बाय फ्रीक्वेंसी, वेलोसिटी बाय फ्रीक्वेंसी। कैसे होता है, तो इसको करने का बहुत आसान तरीका है कि हम लोगों को चाहिए क्या, वेवलेंथ। वेवलेंथ की यूनिट क्या होती है, मीटर, है ना। अब हम लोगों को ये चाहिए, हमारे पास है क्या, वेलोसिटी है।
वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी का यूनिट होता है मीटर पर सेकंड। तो इस वेलोसिटी को क्या किया जाए कि हम लोग क्या करें, मीटर आ जाए। तो इसमें पर सेकंड एक्स्ट्रा हो रहा है, अगर पर सेकंड को डिवाइड कर दिया जाए नीचे से। पर सेकंड एक्चुअल में क्या होता है, फ्रीक्वेंसी होता है। तो फ्रीक्वेंसी से डिवाइड कर दें तो ये पर सेकंड कटेगा तो मीटर बचेगा। तो वही काम यहाँ पे वेलोसिटी बाई फ्रीक्वेंसी से चला आता है। तो यूनिट देख के भी काम कर सकते हैं, यूनिट का कन्वर्जन उससे फॉर्मूला बनाया जा सकता है। चलो भाई, तो ये तो आंसर हो गया हमारा। वेवलेंथ चाहिए था, तो पहले वेलोसिटी निकाल लिया, वेलोसिटी बाई फ्रीक्वेंसी कर दिया गया। वेलोसिटी इस फॉर्मूला से आया तुम्हारा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के फॉर्मूला से, सी बाई वी, है ना। और फ्रीक्वेंसी पहले हम लोग निकाल चुके थे, इसी फ्रीक्वेंसी को यूज किया। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये, इसको तुम बनाना खुद से। नेक्स्ट क्वेश्चन ये करके देखो, ट्राई करो इसको एक बार। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इज 2.47, 2.4 डायमंड का दिया है, एंड दैट ऑफ विंडो ग्लास, दोनों का दे दिया, ग्लास और डायमंड। हाउ मच फास्टर डज लाइट ट्रेवल इन विंडो ग्लास देन इन डायमंड। तो हाउ मच फास्टर, वेलोसिटी का रिलेशन निकालना है दोनों का आपस में क्या होगा, डायमंड में वेलोसिटी और ग्लास में वेलोसिटी, रिलेशन क्या होगा। यहाँ पे दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ था, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यूज करके हम लोग वेलोसिटी निकाल सकते हैं। तो ये वेलोसिटी डायमंड में कितनी आ गई, ये आ गई। गिलास में चाहिए वेलोसिटी, तो वैक्यूम में स्पीड एंड एयर में स्पीड 3 × 10⁸। और ग्लास में स्पीड, गिलास की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिवाइड करेंगे तो गिलास की स्पीड आएगी। हाउ मच फास्टर पूछ रहा था, दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर दिया तो इतना स्पीड फास्टर चल रही थी लाइट इन ग्लास देन इन डायमंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसमें क्या दिया है, ऑप्टिकल पाथ पूछा है, इज द सेम एज इफ इट ट्रेवल्स 2 सेंटीमीटर थिकनेस ऑफ ग्लास, या 2.25 सेंटीमीटर थिकनेस ऑफ वाटर। या तो गिलास में इतना थिकनेस में अगर चलता है, या फिर वाटर में इतना चलता है, तो सेम उसकी क्या है, ऑप्टिकल पाथ है। इफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज 1.33, वाटर का है, तो रिफ्रैक्टिव गिलास का पूछा है, क्या होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ऑप्टिकल पाथ क्या होता है, ये फॉर्मूला कहते लिख लेना। ऑप्टिकल पाथ जो होगा गिलास में और वाटर में, कह रहा है कि सेम है, क्वेश्चन में कह दिया है कि सेम है। तो ऑप्टिकल पाथ का फॉर्मूला ये होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंटू जितना वो डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है उस मीडियम में। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को अगर मल्टीप्लाई कर दें जितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है वो उस मीडियम में, तो ऑप्टिकल पाथ आती है निकल के। तो ये ग्लास के लिए हो गया, और ये वाटर के लिए उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से मल्टीप्लाई किया। दोनों कह रहा है कि बराबर है। ये नहीं दिया हुआ था तो ये निकल जाएगा यहाँ से। ठीक है, तो क्वेश्चन में कह दिया कि दोनों का ऑप्टिकल पाथ सेम है, तो ये पहले इक्वेट कर लो। फिर पाथ इन गिलास दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर, उसको मीटर में कन्वर्ट करो। फिर 2.25 सेंटीमीटर तो मीटर में, इसकी वैल्यू गिवन है, इसका नहीं दिया हुआ है, इसको कैलकुलेट करेंगे, आ जाएगा। इसको नोट डाउन कर लो, नोट करो इस फॉर्म यहाँ से कैसे सॉल्व हुआ है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस ट्रैवल इन द मीडियम, फिर से तो रिफ्रैक्टिव टाइम इंडेक्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस ट्रैवल इन द मीडियम। और मीटर में लिखना है इसको, 2 सेंटीमीटर नहीं करना। वैसे 2 सेंटीमीटर भी रखते तो आंसर तो वही आ जाना था, 100 100 तो कैंसिल ही हो गया है। सेम यूनिट में रखना है दोनों को। चलो भाई। स्क्रोल
सर स्क्रॉल कीजिए, मैं लिख रही थी। हो गया। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स क्या है यहाँ पे? when a number of waves traveling through a medium superpose in each other, resultant displacement जो होगी at any point at a given instant is equal to vector sum of the displacements due to the individual wave। ठीक है, क्या कह रहा है कि कई सारे वेव जब एक साथ ट्रेवल कर रहे हैं तो जो किसी पॉइंट का क्या होगा, नेट डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो वेक्टर सम ऑफ द इंडिविजुअल डिस्प्लेसमेंट्स होगा। वेक्टर सम ऑफ द डिस्प्लेसमेंट्स ड्यू टू इंडिविजुअल वेव्स, हर एक वेव का जो डिस्प्लेसमेंट है वो मिला करके ओवरऑल डिस्प्लेसमेंट होगा किसी पॉइंट का। तो ये तुम्हारा प्रिंसिपल है जो इंटरफेरेंस ऑफ लाइट में काम आएगा, सुपरपोजिशन का। वेक्टर सम करते हैं हम लोग सुपरपोजिशन में। इंटरफेरेंस ऑफ लाइट क्या है? इंटरफेरेंस ऑफ लाइट जो है, when two light waves are meeting to each other then intensity becomes maximum और minimum। या तो maximum हो जाएगा, दो लाइट वेव अगर इंटरसेक्ट कर रहा है एक जगह इस तरह से, तो या तो इंटेंसिटी मैक्सिमम हो सकती है या मिनिमम हो सकती है, ये डिपेंड करेगा फिर। तो इस फिनोमिना को हम लोग इंटरफेरेंस ऑफ लाइट कहते हैं। मीटिंग ऑफ टू लाइट वेव्स टू ईच अदर या सुपर इम्पोजिंग ऑफ टू लाइट वेव्स ऑन ईच अदर, then intensity becomes minimum or maximum। This phenomena is called interference। या फिर दूसरे वर्ड में द फिनोमिना ऑफ मिनिमाइजेशन एंड मैक्सिमाइजेशन ऑफ टू लाइट वेव्स, वेव की बात हो रही है, इज नोन एज इंटरफेरेंस। तो दो टाइप का हो सकता है ये। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कब कहेंगे? जब सेम फेज में होगा इंटरफेरेंस, दो लाइट वेव सेम फेज में आपस में टकराएगा तो कहते हैं उसको सेम फेज। मतलब ये इस तरह से वेव है, दूसरा जो वेव आ रहा है कहीं से इस तरह से, सेम फेज में जब टकराएगा ना दोनों, तो उसको कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहते हैं। दो वेव आपस में सुपर इम्पोज हो रहा है सेम फेज में तब। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस जब अपोजिट फेज में होगा। फेज एंगल हम लोग पढ़े हैं ना, फेज एंगल क्या होता है, पाई पाई बाई टू, वो सब फेज एंगल है। तो वही फेज की बात हो रही है। तो यहाँ पे अपोजिट फेज में जब होगा तो एम्पलीट्यूड क्या हो जाता है, नेगेटिव नेगेटिव माइनस होकर के जीरो हो जाती है। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में एम्पलीट्यूड ऑफ वेव जीरो हो जाता है, मतलब आपस में एक दूसरे को कैंसिल कर देता है वेव। तो इंटेंसिटी बिकम्स मिनिमम, मिनिमम हो जाता है। लेकिन यहाँ सेम फेज की वजह से समेशन होता है और समेशन में इंटेंसिटी बिकम्स मैक्सिमम। एम्पलीट्यूड्स दिया हुआ है ये दोनों वेव का एम्पलीट्यूड, ये रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड आ रहा है। चलो एक एक करके देखते हैं। ये डेफिनेशन अभी हम लोग देख लिए, सेम फेज में जब होगा इंटरफेरेंस, दो लाइट वेव्स की मीटिंग, उसको कंस्ट्रक्टिव कहते हैं। जब अपोजिट फेज में मीटिंग होगी तो डिस्ट्रक्टिव कहते हैं। ये सब डेफिनेशन लिखने आता है एग्जाम्स में। थ्योरी ऑफ इंटरफेरेंस प्रूव कैसे होगा? ये जैसे कि दो वेव है, पहला वेव दूसरा वेव, इंटरफेरेंस हुआ, दोनों मिल करके एक रिजल्टेंट वेव बनाया, तो ये क्या होगा इसके बारे में पढ़ना है कि ये मैक्सिमम इंटेंसिटी का वेव कब बनेगा, मिनिमम का कब बनेगा। देखते हैं। मान लो एक वेव है, उसका ये फॉर्म हमारा इक्वेशन है। दूसरा वेव है, उसका समथिंग डिफरेंट फेज एंगल है, फेज अलग है ना, मतलब कुछ ऐसे ऐसे जा रहा है ये, और कोई जो है ऐसे ऐसे करके जा रहा है, थोड़ा वेव लेंथ अलग है उसका, तो फेज एंगल भी अलग हो जाएगा। ठीक है।
इफ y be the resultant wave, y1 plus y2, y1 plus y2, रिजल्टेंट वेव जो है उसका मैग्नीट्यूड का सम होगा। मैग्नीट्यूड कितना है, ए साइन ओमेगा टी बी साइन ओमेगा टी। यहाँ पे वेक्टर की तो बात कर नहीं रहे हम लोग, वेव की वेक्टर की बात कर ही नहीं रहे, मैग्नीट्यूड की बात हो रही। तो मैग्नीट्यूड सम करेंगे रिजल्टेंट वेव के लिए। और अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, साइन ए प्लस बी क्या होता है, साइन ए प्लस बी यहाँ से निकालेंगे। साइन ए कॉस बी, साइन बी कॉस ए। तो वही किया गया, ये ए है ये बी है, साइन ए कॉस बी, साइन बी कॉस ए, और यहाँ पे बी पहले से। अब यहाँ से हम लोग ये साइन ओमेगा टी और ये वाला साइन ओमेगा टी इसको कॉमन करते हैं। तो ये कॉमन होने पे बचेगा इसमें ए, इस ए को लिखा। यहाँ बचेगा बी एंड कॉस फाइव। तो इस बी कॉस फाइव को यहाँ लिख दिया, बी कॉस फाइव। तो ये टर्म कंप्लीट हो गया इतना। बच रहा है अब यहाँ पे, इसमें मल्टीप्लाई क्या हो रहा है, बी। तो साइन उसको लिख लेते हैं साइड में, कॉस ओमेगा टी और साइन फाइव साथ में बी। इसको एक साथ कर दिया, इसको इधर पे। अब क्या है, लेट ए प्लस बी कॉस फाइव इक्वल्स टू, इसको मान लिया गया समथिंग, एज्यूम कर रहे हैं इसके बारे में। ए प्लस बी कॉस फाइव इक्वल टू ए कॉस डेल्टा एंड बी साइन फाइव, दिस इज ऑल्सो ए साइन डेल्टा। कॉस वाले को कॉस में मान लिया, साइन वाले को साइन में। और समथिंग इसमें मैग्नीट्यूड कोएफिशिएंट ले रहे हैं, एम्पलीट्यूड का ए कोएफिशिएंट ले रहे हैं दोनों। तो ये एजम्पशन है इन दोनों के बारे में। अब इसी वैल्यू को रखेंगे ए कॉस डेल्टा और ए साइन डेल्टा यहाँ पे। ठीक है, इसकी जगह पे ए कॉस डेल्टा, तो साइन ओमेगा टी ए कॉस डेल्टा हो रहा है, साइन ओमेगा टी देन ए कॉस डेल्टा। देन क्या है, कॉस ओमेगा टी, और ये इसकी वैल्यू को यहाँ से ले लेंगे, ए साइन डेल्टा। तो क्या होगा, कॉस ओमेगा टी ए साइन डेल्टा, कॉस ओमेगा टी ए साइन डेल्टा। यहां से अब तुम कॉमन कर लो ए, इसमें भी ए कॉमन है इस पूरे टर्म में, इस पूरे टर्म में ए कॉमन है, ये बचेगा यहाँ से। और ये कॉस थीटा साइन थीटा। अब देख लो क्या है, ये साइन ए कॉस बी और कॉस ए साइन बी, ये क्या होता है, अभी हम लोग पढ़े थे, साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी, साइन ए प्लस बी होता है। ए ये है ये बी है, साइन ए प्लस बी। ये फाइनल रिजल्टेंट वेव का फॉर्मूला आ गया, रिजल्टेंट वेव इक्वेशन। दो वेव के मिलने से जो वेव जनरेट होगा उसका इक्वेशन क्या होगा, वेव इक्वेशन ये होगा, ए साइन ओमेगा टी प्लस डेल्टा, ए साइन ओमेगा टी प्लस डेल्टा। ए साइन ओमेगा टी प्लस डेल्टा। तो अब ए निकालना पड़ेगा ना, जो ए एज्यूम किए थे हम लोग, ए के बारे में तो मालूम नहीं है कि ए की वैल्यू क्या है, ये तो एजम्पशन था। डेल्टा भी क्या है, एज्यूम किया हुआ है, तो एजम्पशन है ये वैल्यू दोनों की फाइंड आउट करनी होगी अब, ए और डेल्टा। ये तो इक्वेशन आ गया। तो वही का एम्पलीट्यूड है ये, ए क्या है, एम्पलीट्यूड है। इसको कैलकुलेट करेंगे, रिजल्टेंट वेव का जो एम्पलीट्यूड है वो क्या होना चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन सेकंड इक्वेशन को ऐड करते हैं, स्क्वायरिंग वन एंड टू, ये जो दो एज्यूम किए थे वन एंड टू, इसको स्क्वायर करके ऐड करेंगे। दोनों को स्क्वायर करेंगे, ऐड करेंगे लेफ्ट साइड वाले को, इसको स्क्वायर करके राइट साइड वाले को ऐड करेंगे। तो देखो क्या आता है यहाँ, ये ऐड करके आ गया यहाँ से राइट साइड वाला, ये राइट साइड वाला है। लेफ्ट साइड में जो था उसको ऐड करके स्क्वायर स्क्वायर करके ऐड कर रहे हैं हम लोग। तो ये तो कॉस थीटा कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा वन होता है। ये इसको एक्सपैंड कर दिया, ए स्क्वायर प्लस ये पूरा बी स्क्वायर एंड प्लस टू ए बी कॉस थीटा, और ये यहाँ से इसका स्क्वायर। अब ये बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाइव, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर फाइव, तो इसको कॉमन कर लिए, बी कॉस स्क्वायर फाइव साइन स्क्वायर फाइव। ये क्या होगा, वन वैल्यू होती है
एंड ये फिर है तुम्हारा, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos पाई, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos पाई। ठीक है, ये आ गया रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड का स्क्वायर इक्वल टू फर्स्ट वेव के जो एम्पलीट्यूड था उसका स्क्वायर, सेकंड वेव का एम्पलीट्यूड का स्क्वायर, देन दोनों का मल्टीप्लाई 2ab। cos फाई क्या है, दोनों वेव का फेज डिफरेंस था cos फाई, फाई क्या था, फेज डिफरेंस। तो ये एम्पलीट्यूड के लिए हो गया, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड चाहिए यहाँ से। एम्पलीट्यूड का स्क्वायर जो होता है वो इंटेंसिटी के बराबर होता है। एम्पलीट्यूड का स्क्वायर क्या होता है, इंटेंसिटी के बराबर होता है ये। और यहाँ पे ये क्या हम लोग पढ़ रहे थे, एम्पलीट्यूड पढ़ रहे थे। ठीक है, तो ये स्क्वायर ए स्क्वायर जो होता है वो रिजल्ट इंटेंसिटी होती है, तो ये रिजल्टेंट हो गया ना, क्योंकि ये रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड था, रिजल्टेंट इंटेंसिटी हो गई। तो दोनों का इंटेंसिटी, फर्स्ट वेव का इंटेंसिटी, सेकंड वेव का इंटेंसिटी, एंड दोनों का, क्योंकि रूट लेंगे, क्या होता है, एम्पलीट्यूड का स्क्वायर इंटेंसिटी होता है, तो सिंगल एम्पलीट्यूड वो रूट अंडर आई के बराबर, इसका रूट अंडर आई 2 के बराबर, देन cos फाई वैसे ही रहेगा। तो ये यहां से आ रहा है एक्चुअल में, आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर। एम्पलीट्यूड का स्क्वायर इंटेंसिटी देता है, तो सिंगल एम्पलीट्यूड होगा, ये स्क्वायर हटाएंगे तो इस पे रूट आ जाएगा। वही चीज हुआ यहाँ पे, रूट आ गया, सिंगल एम्पलीट्यूड है, इस पे रूट, फिर इसका इस पे रूट। तो ये इंटेंसिटी का इक्वेशन, ये एम्पलीट्यूड का इक्वेशन, रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड चाहिए यहाँ से आएगा, रिजल्टेंट वेव का इंटेंसिटी चाहिए यहाँ से आएगा। आगे देखते हैं कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कब होता है, डिस्ट्रक्टिव कब होता है। कंस्ट्रक्टिव हम लोग समझ गए कि मैक्सिमम होना चाहिए, एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होना चाहिए, और मतलब इंटेंसिटी मैक्सिमम होनी चाहिए लाइट की, है ना, दोनों वेव के मिलने के बाद इंटेंसिटी अगर मैक्सिमम हो रही है ये जनरेट, तो वो कंस्ट्रक्टिव कहलाता है। तो एम्पलीट्यूड भी मैक्सिमम होगा तभी इंटेंसिटी मैक्सिमम होगी। दिस इज पॉसिबल ओनली व्हेन cos फाई = 1। एंड कब होगा ये मैक्सिमम, तो ये वैल्यू क्या होनी चाहिए, मैक्सिमम होनी चाहिए। रिजल्टेंट आई मैक्सिमम कब होगा, जब ये समेशन में है तो ये वैल्यू मैक्सिमम कर देंगे, तो ये पूरा वैल्यू मैक्सिमम हो जाएगा। तो ये वैल्यू मैक्सिमम कितना होता है, 1 के बराबर होता है। कॉस की वैल्यू मैक्सिमम कितनी हो सकती है, 0 से 1, तो मैक्सिमम 1 हो सकती है इसकी वैल्यू। तो वही कह रहा है कि एक अगर cos फाई 1 हो जाए तो ए की वैल्यू जो आएगी, या रिजल्टेंट ए में भी cos फाई ही है, तो 1 हो जाएगा, तो एम्पलीट्यूड मैक्सिमम, इंटेंसिटी भी मैक्सिमम। तो 1 कब होता है, 0 पे होता है, cos 0 1, है ना, cos 0 1 होता है ना। इसका जनरल फॉर्मूला निकालते हैं हम लोग, 2n पाई, 0 पे, चाहे 2 पाई पे, 4 पाई पे, 6 पाई पे, मतलब इवन नंबर ऑफ पाई पे ये क्या होगी, 1 होती है इस कॉस की वैल्यू। इसीलिए इवन नंबर ऑफ पाई का जनरल फॉर्मूला लिखा गया है यहाँ पे। इवन नंबर ऑफ पाई को हम लोग 2n पाई कहते हैं। ठीक है, 2 लग गया तो इवन हो गया ना, और एन की जगह कुछ भी रख दो, 0 रखो, 1 रखो, 2 रखो, ओवरऑल वैल्यू इवन नंबर आएगी। तो इवन नंबर ऑफ पाई एंगल वो कॉस की वैल्यू 1 देती है। चलो, इवन नंबर 2n से हो गया। तो इंटेंसिटी इस केस में 1 मैक्सिमम हो जाएगी जब फेज एंगल 2n पाई होगा, समथिंग 0, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, 8 पाई, 10, 12 कुछ हो जाए। तो एम्पलीट्यूड भी मैक्सिमम होगा, इसकी वजह से फॉर्मूला है। अब यहाँ से एक रिलेशन बनता है, I1/I2 = A1² / A2², क्योंकि दोनों आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई ए स्क्वायर। ये कंडीशन याद रखना कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कब होगा, जब फेज डिफरेंस इवन नंबर ऑफ पाई एंगल के बराबर होगा, 2n पाई, 0, 2, 4, 6, 8। डिस्ट्रक्टिव कब होगा, जब मिनिमम हो जाए
ए की वैल्यू या इंटेंसिटी वैल्यू मिनिमम हो जाए, तो कब होगी मिनिमम? जब कॉस फाई की वैल्यू मिनिमम रख देंगे। कॉस फाई मिनिमम होता है -1। अच्छा हाँ, हम वहां पे शायद बोल दिए थे कि कॉस फाई की वैल्यू 0 से 1 होती है। नहीं, 0 से 1 नहीं होती है। कॉस फाई की वैल्यू -1 से +1 होती है। साइन की वैल्यू 0 से 1 होती है। साइन की वैल्यू 0 से 1 होती है। हाँ नहीं सॉरी, साइन की वैल्यू भी -∞ से इन्फिनिटी होती है। देखो हम बिना सोचे समझे बोल दे रहे हैं, तो वो मिस्टेक हो जा रहा है। साइन की वैल्यू -∞ से इन्फिनिटी होती है। ठीक है, कॉस की वैल्यू -1 से 1 होती है। तो मैक्सिमम वैल्यू 1, मिनिमम वैल्यू -∞। तो कॉस फाई अगर -1 के बराबर कर दें, तो ओवरऑल एम्पलीट्यूड माइनस होकर के मिनिमम हो जाएगा, इंटेंसिटी भी माइनस होकर मिनिमम हो जाएगा। कब होता है -1? जब एंगल 2n+1 पाई हो, मतलब ऑड मल्टीपल ऑफ पाई। ऑड मल्टीपल ऑफ पाई, ये हम लोगों को -1 देता है। ऑड मल्टीपल मतलब यहां से देख लो, 1। अगर n की वैल्यू 1 रखे, या फिर 0 रख दो, यहाँ पे 0 रख दो, हम लोग n की वैल्यू 0 रख दें, तो 2 × 0 0 1 हो गया, तो पाई कॉस पाई -1 होता है। कॉस पाई -1, तो ए की वैल्यू मिनिमम आएगी, इंटेंसिटी मिनिमम आएगा। और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस इसी को कहते हैं जब मिनिमम होता है। 1 रखेंगे यहाँ पे वैल्यू, तो 2 + 1 3, 3 पाई कॉस 3 पाई भी -1 ही होता है। ऑड मल्टीपल जितना भी रहेगा सब -1, तो सब में मिनिमम हो जाएगी। और ये जनरल फॉर्मूला हो गया फेज डिफरेंस का। फेज एंगल कितना होना चाहिए? दोनों के बीच, वेव के बीच का फेज डिफरेंस ऑड मल्टीपल ऑफ पाई होना चाहिए, तो फिर मिनिमम इंटेंसिटी डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो जाएगा। एक रिलेशन बताए थे पार्ट डिफरेंस एंड फेज डिफरेंस का। ये फेज डिफरेंस इक्वल टू 2 पाई/λ पार्ट डिफरेंस। कैसे बताए थे? तो लेमडा पाथ जो वेवलेंथ होता है, वो एक वेवलेंथ 2 पाई के बराबर होता है। यहाँ बताया, एक वेवलेंथ 2 पाई फेज एंगल के बराबर होता है। यहाँ देख लो, एक वेवलेंथ, ये जो 2 पाई बन रहा है, एक वेवलेंथ में 2 पाई फेज डिफरेंस बनता है। तो 1 अगर कर दें यूनिटरी मेथड से, तो ये नीचे डिवाइड हो जाएगा, यहाँ लेमडा 2 पाई/λ होगा। अगर समथिंग डिफरेंट, कोई डेल्टा एक्स पाथ लेंथ पे, तो ये मल्टीप्लाई कर दो डेल्टा एक्स इसमें। तो यही पार्ट डिफरेंस डेल्टा एक्स मल्टीप्लाई हो रहा है 2 पाई/λ इंटू पार्ट डिफरेंस। 2 पाई/λ इंटू पार्ट डिफरेंस फेज डिफरेंस दे देता है हम लोग। तो अगर पाथ डिफरेंस दिया हुआ है, तो उसको 2 पाई/λ से मल्टीप्लाई करेंगे, फेज डिफरेंस आ जाएगा दो वेव के बीच का। 2 पाई/λ पार्ट डिफरेंस याद हो। अब क्या है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस इन टर्म्स ऑफ पाथ डिफरेंस? अभी हम लोग फेज डिफरेंस के टर्म में पढ़ रहे थे, अब पार्ट डिफरेंस के टर्म में हम लोग जानेंगे कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस किस कंडीशन में होता है। तो ये तो फेज डिफरेंस का पढ़ लिया हम लोग, फेज डिफरेंस के बारे में पढ़ लिए कि ये होता है कंडीशन 2n पाई, इवन मल्टीपल है ना, इवन मल्टीपल ऑफ पाई कंस्ट्रक्टिव होता है। तो इसी फेज डिफरेंस को हम लोग यहाँ पे रखेंगे, डेल्टा फाई में 2n पाई, 2 2 कैंसिल, पाई पाई कैंसिल, n λ बच रहा है। तो n λ अगर पार्ट डिफरेंस है, पार्ट डिफरेंस n λ है, तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। और यहाँ पे मान लो n की वैल्यू 0 देंगे, n की वैल्यू 0, 1 रखेंगे तो लेमडा हो जाएगा, 2 रखेंगे तो 2 λ हो जाएगा, 3 रखेंगे तो 3 λ हो जाएगा। तो ये सब पार्ट डिफरेंस अगर है, मतलब इंटीजर से मल्टीप्लाई किया हुआ, 1 2 3 4 5 6 कुछ भी, तो हो जाएगा क्या? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो जाएगा। पार्ट डिफरेंस अगर इंटीग्रल मल्टीपल हो रहा है लेमडा का, वेवलेंथ के इंटीग्रल मल्टीपल, तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो जाएगा। ठीक है, ये किसका कंडीशन है लिख देते हैं यहाँ पे, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का कंडीशन है।
फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मैक्सिमम इंटेंसिटी होती है। तो ये बताए हम लोग कि इवन मल्टीपल होगा 2n पाई होगा। तो ये सब हो सकता है ना। तो वही चीज को फिर से बताया गया है, मतलब यहाँ पे इवन मल्टीपल फेज डिफरेंस इवन मल्टीपल है तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ये फॉर्मूला पढ़े हम लोग कंस्ट्रक्टिव के लिए। उसी तरह से इंटीग्रल मल्टीपल अभी हम बताएं कि इंटीग्रल मल्टीपल होता है तो कंस्ट्रक्टिव होता है। उसी को फिर से लिख दिया गया है यहाँ पे, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लेमडा अगर हो जाए तो ये क्या होगा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का कंडीशन है ये सब। ये दो कंडीशन। अब आते हैं डिस्ट्रक्टिव में पढ़ते हैं। ये हम लोग पढ़ चुके हैं कि पार्ट फेज डिफरेंस क्या होगा, 2n+1 लैम्ड पाई। ऑड मल्टीपल अगर होता है फेज डिफरेंस उसको डिस्ट्रक्टिव कहते हैं। तो इसको वैल्यू को रखेंगे यहाँ पे 2n+1, यहाँ रख दिए 2n+1 पाई। पाई कैंसिल होता है, बचता है ये फॉर्मूला, पार्ट डिफरेंस इक्वल टू 2n+1 λ/2। तो यहाँ पे λ/2 के फॉर्म में आ रहा है, जीरो रख दो यहाँ पे तो λ/2। वन रखेंगे तो 2+1 3 λ/2, 5 λ 7 λ, इस तरह से आ रहा है। ठीक है, तो इसको किस तरह डिफाइन करें। तो फेज डिफरेंस अगर 2n+1 पाई ऑड मल्टीपल है फेज डिफरेंस तो डिस्ट्रक्टिव होगा पाई का। पार्ट डिफरेंस क्या है, ऑड मल्टीपल है, क्योंकि इसमें भी 2n+1 है। 2n+1 क्या होता है, ऑड होता है। ये इवन नंबर उसमें +1 कर दो तो ऑड नंबर आता है। ऑड मल्टीपल ऑफ λ/2 हो जाए, ऑड मल्टीपल ऑफ λ/2, देन इट विल बी डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। यहाँ पे हम लोग पढ़े कि इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ λ/2 नहीं है इसमें, लेमडा है इसमें, और ऑड मल्टीपल नहीं है इसमें।